हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 6 फरवरी की और दिन है मंगलवार का। आज के इस एपिसोड में आपको विस्तार में बताएंगे कि उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और उसके लागू होने से किन चीजों पर रोक लगी है। फिलहाल वक्त है सुर्खियों का। मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा, हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 11 लोगों की हुई मौत, कटकर दूर जा गिरे हाथ पैर। वहीं मजदूरों को मिलेगी हर महीने 3,000 रुपए पेंशन। मुश्किल में फंसे सिद्धरमैया, कर्नाटक के सीएम समेत कई मंत्रियों पर कोर्ट ने ठोका जुर्माना। आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत। गोवा में पीएम मोदी बोले 6 महीने में देश की जीडीपी दर 7.5% हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में कोहरे और बर्फीली हवाओं की मार, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। ब्रिटेन के महाराज चार्ल्स तृतीय को निकला कैंसर, पहले से झेल रहे थे प्रोस्टेट की बीमारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण तूफान से तबाही, बाढ़ और भूस्खलन से करोड़ों लोगों का जीवन हुआ बाधित। वॉलेट बिजनेस को नहीं खरीद रहा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, पेटीएम ने बातचीत से किया इनकार। जय सिंह राठौर के किरदार में लौटेंगे इमरान खान, जाने तू या जाने ना की सीक्वल पर तोड़ी चुप्पी। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत को चौथी सफलता, मुशीर खान को दूसरा विकेट, ओलिवर व्हाइटहेड आउट। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। खबरों की माने तो फैक्ट्री के आसपास सड़क पर भी कुछ शव पड़े हुए दिख रहे हैं। भास्कर की एक रिपोर्ट कहती है कि प्रशासन ने 25 से ज्यादा घायलों को हरदा जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मदद ली जाएगी, लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाएगा। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हादसे के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। पटाखों की ये फैक्ट्री मगरदा रोड पर बैरागढ़ गांव में है। धमाका मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत दूर उछलकर गिरे। धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई दी। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता है। करीब 1 घंटे तक धमाके होते रहे। जानकारी मिली है कि फैक्ट्री के आसपास बने घरों में बारूद रखा था। धमाके के बाद 60 घरों में आग लग गई। एहतियातन 100 से ज्यादा घरों को खाली करवाया गया। हरदा के आसपास 7 जिलों की फायर ब्रिगेड बुलाई गई है। आग लगने का कारण फिलहाल नहीं पता चल पाया है। हरदा एसडीएम केसी परते ने कहा कि फैक्ट्री अनफिट थी। वहीं साल 2024 के लिए अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए 137.24 करोड़ रुपए के आवंटन प्रस्ताव किया गया है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। क्या है ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए शुरू की गई है। इसके लिए 18 साल से 40 साल के व्यक्तियों को आवेदन करना होगा, जिसके बाद वो असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने कंट्रीब्यूशन करना होता है। जितना वो देते हैं उतना ही सरकार उसमें मिलाती है। सरल शब्दों में कहें तो अगर लाभार्थी इसमें 100 रुपए देते हैं तो 100 रुपए सरकार की ओर से दिया जाता है। इसमें 7 साल की आयु तक निवेश करना होता है। 60 की उम्र के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन इस स्कीम के अंतर्गत मिलेगी। आप श्रम योगी मानधन योजना के पोर्टल पर विजिट करके आसानी से इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैटर्न फॉलो करना होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। इसके बाद वहाँ आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी हो उसकी जानकारी आपको देनी होगी। प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट आप दिखा सकते हैं और इसी तरह आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की 2022 में उनके खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीएम सिद्धरमैया, राज्य कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही जनप्रतिनिधियों की अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने का आदेश भी दिया है। सीएम सिद्धरमैया को 6 मार्च, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी को 7 मार्च, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी आरएस सुरजेवाला को 11 मार्च और भारी उद्योग मंत्री एमबी पाटिल को 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के मामले में कथित तौर पर केएस ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वर्तमान सीएम सहित कांग्रेस नेताओं ने अप्रैल 2022 को एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। दरअसल अप्रैल 2022 में कर्नाटक के एक ठेकेदार संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली थी। जांच के दौरान एक लेटर बरामद हुआ था जिसमें संतोष ने अपनी मौत के लिए कर्नाटक सरकार के तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया है।
अपनी कथित सुसाइड नोट में पाटिल ने मौत के बाद पीएम मोदी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और सीनियर भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा से पत्नी और बच्चों की मदद करने की अपील की थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने ओएनजीसी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया एनर्जी वीक के इस दूसरे संस्करण में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन हमेशा एनर्जी से भरे रहने वाले गोवा में हो रहा है। पीएम ने कहा कि इस वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में भारत की जीडीपी दर 7.5% से अधिक हो गई है। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हाल ही में आईएमएफ ने भी ये भविष्यवाणी की है कि हम ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज पूरी दुनिया के विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि गोवा अपने आतिथ्य के लिए जाना जाता है। यहाँ से पर्यटक आ रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती और संस्कृति से पूरी दुनिया प्रभावित है। गोवा एक ऐसा राज्य है जो विकास के लिए नए कीर्तिमान छू रहा है। इसलिए आज जब हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और टिकाऊ भविष्य के बारे में बात करने के लिए एक साथ आए हैं, तो गोवा इसके लिए एक आदर्श राज्य है। इस शिखर सम्मेलन में आने वाले सभी विदेशी मेहमान गोवा की जीवन भर की यादें अपने साथ ले जाएंगे। बात कर लेते हैं मौसम की। दिन में खिली धूप तो सुबह घना कोहरा और सर्द हवाओं का कहर देखा जा रहा है। पहाड़ी राज्यों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सुबह के वक्त सर्द हवाओं और घने कोहरे की वजह से एक बार फिर दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार से तेज सर्द हवाओं में इजाफा होगा। वहीं दिन में दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में धूप खिली रहेगी और आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं दिल्ली के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। दिन में खिली हुई धूप तो सुबह घना कोहरा और सर्द हवाओं का प्रकोप देखा जा रहा है। बिहार में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ये बारिश सोमवार को भी कई जिलों में जारी रही। लगातार बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई और ठिठुरन वाली ठंड का एहसास लोगों को हुआ। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पटना समेत दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में 1 या 2 जगहों पर भारी बादल गरजने को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। बकिंघम पैलेस की तरफ से 5 फरवरी को सार्वजनिक तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किंग चार्ल्स फिलहाल पब्लिक फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो हेड ऑफ स्टेट के तौर पर काम करते रहेंगे। किंग चार्ल्स की उम्र अभी 75 साल की है। वो लगभग 3 दिन पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। इसके पीछे का कारण उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन बताया जा रहा है। उनके शरीर में बाकी दूसरी बीमारियों के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब बाकी के टेस्ट के बाद पता चला है कि वो कैंसर से पीड़ित हैं। हालांकि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। किंग चार्ल्स को किस स्टेज का कैंसर हुआ है, इस बात का खुलासा भी नहीं किया गया है। पैलेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि चार्ल्स अपनी बीमारी और इलाज को लेकर काफी ज्यादा सकारात्मक हैं। किंग चार्ल्स ने 5 फरवरी को ही रेगुलर ट्रीटमेंट शुरू करवाया है। उनके सभी पब्लिक मीटिंग्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। बाकी उनके प्राइवेट मीटिंग्स जारी रहेंगी। चार्ल्स अपनी बीमारी को लेकर सबको बताने का फैसला कर चुके हैं। खुद अपने दोनों बेटे प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम और ड्यूक ऑफ ससेक्स हैरी और अपने तीनों भाई बहनों को अपने डायग्नोसिस के बारे में उन्होंने बताया है। उम्मीद की जा रही है कि लोग इस बात को समझेंगे। वहीं कैलिफोर्निया में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। समुद्री तूफान की वजह से राज्य में भारी बारिश और तेज हवाओं का असर देखा गया। तेज और तूफानी बारिश की वजह से राज्य में बहुत नुकसान हुआ। एक हफ्ते से भी कम समय में पश्चिमी तट को अपनी चपेट में लेने वाला दूसरा पाइनएप्पल एक्सप्रेस तूफान सोमवार को दक्षिणी कैलिफोर्निया में पहुंच गया। इस तूफान की वजह से पूरे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़कों पर बाढ़ आ गई और भूस्खलन हुआ। कुछ दिन पहले दक्षिणी कैलिफोर्निया में वायुमंडलीय नदी यानी कि एटमॉस्फेरिक रिवर के कारण मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए और इसके बाद अब पाइनएप्पल एक्सप्रेस तूफान ने राज्य में तबाही मचा रखी है। सोमवार को कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिमी एरिजोना के कुछ हिस्सों में बाढ़ और तेज हवा की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में बाढ़, तेज हवा और शीतकालीन तूफान की स्थिति को देखते हुए लोगों को अलर्ट मैसेज दे दिए गए हैं। अधिकारियों ने निवासियों से बाहर जाने और ड्राइविंग को जितना हो सके सीमित करने के लिए आग्रह किया है। बढ़ते आगे और अगली खबर की बात कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने साफ किया है कि कंपनी पेटीएम वॉलेट के अधिग्रहण के लिए चर्चा में नहीं है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने उन रिपोर्टों के बाद स्पष्टीकरण दिया जिन्हें कंपनी ने अटकलबाजी बताया था। पेटीएम ने एक स्पष्टीकरण में यह भी कहा था कि हम इस संबंध में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमें हमारे सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने सूचित किया है कि वो भी इस संबंध में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं।
पहले के एक बयान में 197 कम्युनिकेशंस ने कहा था कि उसके और उसके सहयोगी पीबीबीएल द्वारा सूचित किया गया है कि आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को अपने प्रेस वक्तव्य के जरिए ये जानकारी दी है। ये बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत आगे निर्देश देता है। पीपीबीएल आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठा रहा है, जिसमें उनकी चिंताओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए नियामक के साथ काम करना भी शामिल है। कंपनी को सूचित किया गया है कि इससे उनके बचत खातों, वॉलेट, फास्टैग्स और एनसीएमसी खातों में यूजर्स की जमा राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहां वो मौजूदा शेष राशि का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। बात करें मनोरंजन जगत की तो इमरान खान कितने कमाल के अभिनेता हैं। उसकी छाप उन्होंने अपनी फिल्म जाने तू या जाने ना के जरिए बखूबी छोड़ी है। डेब्यू फिल्म ने इमरान को बतौर कलाकार रातों रात स्टार बना दिया। फैंस को साल 2009 में रिलीज हुई ये फिल्म काफी पसंद आई। बीते समय में जाने तू या जाने ना के सीक्वल को लेकर काफी सुर्खियां बन रही हैं। इस बीच अब इमरान खान ने इस मूवी के पार्ट 2 को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बड़ा बयान दिया है। बहुत कम समय में इमरान खान ने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है। सुपरस्टार आमिर खान के भांजे होने के अलावा फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए भी फैंस इमरान को जानने लगे। लेकिन लंबे अरसे से इमरान खान एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं। लेकिन उनके फैंस सोशल मीडिया पर लौट आओ इमरान ट्रेंड के जरिए एक्टर के कमबैक को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब हाल ही में इमरान खान ने वोग इंडिया को लेटेस्ट इंटरव्यू दिया। इस दौरान इमरान ने उनकी पहली और सुपरहिट फिल्म जाने तू या जाने ना की सीक्वल को लेकर सवाल पूछा गया। एक्टर ने इस सवाल पर कहा है कि ये कहानी जय सिंह राठौड़ यानी कि फिल्म में इमरान का किरदार के लड़कपन और मर्दानगी तक के सफर की थी। साथ ही ये दो युवाओं की भी स्टोरी रही जो एक साथी की तलाश में है और असल जिंदगी में प्यार की तलाश में है। उनका समापन इतनी अच्छी तरह से हुआ तो इन कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा भावनात्मक विकास क्या किया जा सकता है। जिस बयान से ये साफ जाहिर होता है कि जाने तू या जाने ना के पार्ट 2 को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं खेल जगत की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। बेनोनी के विलोमूर पार्क स्टेडियम में भारतीय कप्तान उदय सहारन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 ओवर में 4 विकेट पर 169 रन बना लिए हैं। रिचर्ड सेलेट्सविन और डिवान मराइस क्रीज पर हैं। ओलिवर व्हाइटहेड 22 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मुशीर खान ने सचिन दास के हाथों कैच करवाया। ये मुशीर का दूसरा विकेट है। उन्होंने लुआन प्रेटोरियस अर्धशतक बनाकर आउट हुए। इससे पहले राज लिम्बानी ने स्टीव स्टॉक और डेविड टिगर को पवेलियन भेजा। स्टॉक 14 रन बनाकर आउट हुए। टिगर खाता भी नहीं खोल सके। चलिए ये तो बात हो गई आज की खबरों की। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश कर दिया, जिस पर चर्चा सदन में जारी है। करीब 4 भागों और 800 पन्ने के ड्राफ्ट में कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें शादी, तलाक, उत्तराधिकारी, चाइल्ड अडॉप्शन पॉलिसी और पैतृक संपत्तियों में बेटा और बेटी को बराबर का हक देने की बात कही गई है। हालांकि एक चर्चा खतने को लेकर भी है। यूसीसी के ड्राफ्ट में इस प्रथा पर रोक नहीं लगाई गई है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में अलग धर्मों की 10 सिविल कानून को भी शामिल किया गया है, जिसमें मैरिज एक्ट भी शामिल है। उधर सदन में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की नीति यूसीसी को लेकर पहले से स्पष्ट। 1971 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि देश को समान नागरिक कानून के लिए तैयार रहना होगा। कांग्रेस पहले से चाहती थी, लेकिन सरकार ने विपक्ष से राय नहीं ली। जनजाति के लोगों को इससे बाहर रखा गया है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया गया है, तो फिर सरकार जनजाति की महिलाओं के अधिकारों को क्यों मजबूत नहीं करना चाहती? इस बिल में कुछ बहुत सारी खामियां और इससे प्रवर समिति को भेजा जाएगा। वहीं लोगों में भी उत्सुकता है कि आखिर उत्तराखंड समान नागरिक संहिता बिल में क्या खास है। विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार से लेकर क्या क्या बदल जाएगा? आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे युगांतकारी कह रहे हैं? आपको बताते हैं। देखिए, इस बिल के लागू होते ही सभी धर्मों में महिलाओं के अधिकार एक समान हो जाएंगे। विवाह की उम्र सभी संप्रदायों के लिए 21 साल होगी, जो कि वर्तमान में 18 साल है। लेकिन मुस्लिम वर्ग में लड़की की शादी के लिए न्यूनतम उम्र वो होती है जिस आयु में उसका मासिक धर्म शुरू होता है। इसके अलावा इस बिल में गोद लेने, तलाक लेने और पैतृक संपत्तियों में महिलाओं के अधिकार का भी प्रावधान किया गया है। शादी के नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा और 50,000 का जुर्माना भी देना होगा। एक से ज्यादा पत्नियों वाले पुरुष को डाइवोर्स लेने के दौरान पत्नी को अदालती कार्रवाई का खर्च देना होगा। हर महीने मेंटेनेंस भी देना होगा। मेंटेनेंस के ऐसे आवेदनों को 60 दिन के अंदर निस्तारित करना होगा।
इतना ही नहीं, तलाक के मामले में अवयस्क बच्चे की अभिरक्षा कोर्ट तय करेगा, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चे की अभिरक्षा मां को मिलेगी। तो ये थे कुछ प्रावधान जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर किए गए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।